कक्षा 9वीं विज्ञान पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार का जो इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके पहले उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। वहां से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए, हमने इसके पहले वीडियो में पदार्थ के बारे में पढ़ा और हमने पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। पदार्थ को किस किस आधार पर बांटा जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और आज के वीडियो में फाइनली हम देखिए, यह आपकी एक केमिस्ट्री का टॉपिक है। और केमिस्ट्री आपको किस चीज का अध्ययन कराती है? केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान आपको किसी भी कोई भी अगर संसार में पदार्थ है तो वह किन किन अणुओं से मिलकर के बना है, किस किस इकाई से मिलकर के बना है, उसकी संरचना क्या है, उसके बारे में जो विज्ञान की शाखा अध्ययन कराती है, उस शाखा को हम कहते हैं रसायन विज्ञान। तो यह जो आपका चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, रसायन विज्ञान का एक चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग पदार्थ के बारे में, उसके आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो पदार्थ था, हमने आपको पदार्थ की परिभाषा क्या बताया था? पदार्थ की परिभाषा हमने ये बताया था कि जिसका कुछ न कुछ हो द्रव्यमान और जो घेरती हो क्या, जो घेरती हो स्थान। तो जो घेरती हो क्या, स्थान। तो जिसका कुछ न कुछ हो द्रव्यमान और जो वस्तु घेरती हो स्थान, वह क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो और जो कुछ, जिसको रख देने पर, जो यानी कि क्या करती हो, स्थान घेरती हो। जैसे यह चाक है, अगर इसको हम टेबल पर रख देते हैं तो यह चाक टेबल पर कुछ जगह क्या करता है? कवर कर लेता है, कुछ जगह घेर रहा है और इसका कुछ न कुछ भार भी है, कुछ न कुछ द्रव्यमान भी है। तो यह क्या है? आपका पदार्थ है। अब हम बात करेंगे आज पदार्थ की संरचना के बारे में। तो पदार्थ की संरचना की जब बात की जाएगी तब एक वर्ड आएगा आपका परमाणु, जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं क्या? एटम। तो अगर हम एटम की बात करें तो जैसे यह आपका चौक है जो कि आपके ग्रीन बोर्ड पर चलता है, तो अगर इस चाक को हम इतना बारीक पीस दें, इतना बारीक पीस दें, इतना बारीक पीस दें, इतना बारीक पाउडर बना दें कि उसको और भागों में विभाजित ना किया जा सके। हमने क्या बताया कि जैसे कोई भी पदार्थ है, चाक ही नहीं, कोई भी पदार्थ आपका है, उस पदार्थ को हम इतने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दें कि उसे और भी विभाजित ना किया जा सके, तो वह छोटा से छोटा टुकड़ा आपका क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। वह छोटा से छोटा टुकड़ा आपका क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। यानी कि परमाणु एकदम सूक्ष्मतम, किसी भी पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। तो आप परमाणु की परिभाषा क्या लिखेंगे कि परमाणु किसी भी पदार्थ की क्या है? सूक्ष्मतम क्या है? सूक्ष्मतम इकाई है। किसी भी पदार्थ का क्या है? सूक्ष्मतम इकाई है। कौन? आपका परमाणु। यानी कि परमाणु, पहले मान्यता यह थी, जब साइंस उतना आपका विकसित नहीं था, साइंस में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस टाइम मान्यता यह थी कि जो आपका परमाणु है वह अविभाज्य कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि परमाणु वह छोटी से छोटी इकाई है जिसे और भागों में तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जब इसका हुआ प्रयोग, जब इसका हुआ प्रयोग, तो यह देखा गया कि इसको तो तोड़ा जा सकता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीज? पहली चीज होती है इलेक्ट्रॉन। पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है आपकी इलेक्ट्रॉन। और दूसरी चीज आपकी होती है क्या? दूसरी चीज आपकी होती है प्रोटॉन। और तीसरी चीज आपकी क्या होती है? तीसरी चीज आपकी होती है न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु, इस पदार्थ को अगर हम एकदम छोटे से पार्टिकल्स में तोड़ दें तो वह क्या होगा? परमाणु। जो मतलब एकदम छोटा हो, एकदम उससे छोटा ना किया जा सके, लेकिन उस छोटे से भाग में जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, उसमें भी ये तीन चीजें पाई जाती हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम बात करें परमाणु के साइज की, किसकी बात करें? परमाणु के साइज की बात करें तो परमाणु का साइज आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर। क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। यानी अब इसका मतलब क्या है? -10 का मतलब क्या है? जब घात आपकी माइनस हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻15। अब इस संख्या को आप भली भांति समझ गए होंगे क्या कि इसको एक के नीचे हम इसमें कितना जीरो लगाना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15। अब ये देखिए कितनी बड़ी संख्या हो गई। अब इसका मतलब कुल मिलाकर के ये होता है, यह किसमें है? मीटर में है। और मीटर कितना है? 1 मीटर है। तो यानी कि आप 1 मीटर का कोई वस्तु लीजिए और उसको इतने भागों में बांट दीजिए।
जितना इसके ये आपका जितनी ये संख्या है उसको इतनी भागों में विभाजित कर दीजिए, तो उसका एक भाग जो होगा वह क्या होगा, एक परमाणु का साइज होगा, एक परमाणु के साइज के बराबर होगा। और इसमें देखिए जो आपका परमाणु है, एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड, एक वैज्ञानिक कौन थे, रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया कि सोने की पतली सी झिल्ली या पतली सी क्या लिया, इन्होंने पतली सी ली क्या, पन्नी। रदरफोर्ड एक वैज्ञानिक थे। जब परमाणु पर आगे चल करके अध्ययन होना शुरू हुआ तो एक वैज्ञानिक आए जो कि कौन थे, रदरफोर्ड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी को लिया। किसको लिया, एक सोने की पतली पन्नी को लिया और इस पन्नी पर उन्होंने क्या किया, अल्फा किरणों का प्रकीर्णन कराया। इस पन्नी पर इन्होंने क्या किया, अल्फा किरणों का क्या किया, प्रकीर्णन कराया, यानी अल्फा किरणों को इससे होकर के गुजारा कि किसको, अल्फा प्रकीर्णन कराया, जिसमें किस किरणों को गुजारा, गामा रेज को गुजारा, यानी गामा किरणों को गुजारा। गामा किरणों की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब इसका स्पीड जो होता है बहुत तेज होता है। तो यह इसमें इन्होंने क्या किया कि सोने की एक पतली पन्नी ली और उसमें क्या किया, इन्होंने गामा रेज को क्या किया, गुजारा और अल्फा किरणों का इस पे प्रकीर्णन कराया। इस पे क्या कराया, अल्फा का प्रकीर्णन कराया और इस प्रकीर्णन से कुछ रिजल्ट निकला। यानी कि इन्होंने क्या किया, जैसे यह चाक है, इस चाक के एकदम बारीक से बारीक पीस लिया, यानी कि अब उसको और टुकड़ा नहीं किया जा सकता और उसका जो वह टुकड़ा था जिसका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, उस छोटे से टुकड़े को लिया। यानी अगर सोने की ही हम बात करें तो सोने के एक छोटे से टुकड़े को लिया, छोटी सी पतली सी पन्नी को लिया। अब उसमें इन्हें किसका अध्ययन करना था, उसमें अध्ययन करना था परमाणु का। तो इन्होंने क्या किया कि इस पे से किरणें गुजारी ताकि उसकी प्रकृति इनको क्या हो सके, पता चल सके। तो इसमें से अधिकांश किरणें जो गुजरी, अधिकांश किरणें इससे होकर के सीधी सीधी क्या हो गई, निकल गई। अधिकांश किरणें इस सोने की पन्नी से सीधी सीधी क्या हो गई, निकल गई। लेकिन कुछ किरणें इसमें से यह हुआ कि कुछ किरणें इसमें से इस प्रकार से तिरछा घूम गई, कुछ किरणें इसमें इस प्रकार से तिरछा घूम गई और कुछ किरणें जो एकदम इसके बीचों बीच गई, वह किरणें एकदम इससे क्या हो गई, वापस आ गई। यानी कि जो किरण एकदम बीचों बीच गई वह किरण उसके उस पार न जा पाई और वह क्या हो गई, अपने मार्ग में वापस हो गई। और कुछ किरणें जो बीच के लगभग बीच से गई थी वह क्या हो गई, थोड़े से कोण पर क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, किनारे हो गई। जैसे यह आया तो इस किरणों से क्या हुआ, अपने राह से थोड़ा सा बदल ली, अपने राह से परिवर्तित हो गई। अब देखिए इनसे निष्कर्ष क्या निकला, इससे निष्कर्ष यह निकला कि यह किरण तो अत्यंत तीव्र है। जो किरण एकदम पार हो जा रही है सीधे सीधे, यानी कि इस सोने के पन्नी में जो सीधी सीधी पार हो जा रही है, यानी उसके बीच में तो कुछ है ही नहीं, तब ना इस पार से उस पार हो जा रही है। तो इन्होंने ये पता लगाया कि अधिकतर किरणें जब इस पार से उस पार चली जा रही हैं तो जो परमाणु है, बातें आप लिखते चलिएगा क्या क्या मैं बता रहा हूं। तो इन्होंने इन किरणों से यह निष्कर्ष निकाला कि जो आपका परमाणु है उसका अधिकांश भाग क्या है, खोखला है। तो पॉइंट नंबर 1 नोट करेंगे कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। अगर हम दूसरे क्रम में बात करें तो जो किरणें थोड़े से कोण पे मुड़ गई थी, जो किरणें थोड़े से कोण पे क्या हो जा रही हैं, घूम जा रही हैं, तो यानी कि परमाणु के बीच में जो नाभिक होता है वह कैसा होता है, एक गोलाकार नाभिक पाया जाता है। तो दूसरी बात नोट कीजिएगा कि परमाणु के बीच में एक गोला क्या पाया जाता है, एक गोला नाभिक पाया जाता है। एक गोला क्या पाया जाता है, गोला कोई मतलब, इसका मतलब कहने का कि जो किरणें इस पर मुड़ जा रही हैं इस प्रकार से, अगर सीधा सीधा रहता तो जो किरणें सीधे वापस आ जाती, लेकिन सीधे वापस नहीं आ रही हैं, कुछ किरणें घूम जा रही हैं। तो अगर किरणें घूम जा रही हैं यानी जो परमाणु के बीच का जो स्थान है वह क्या है, गोलाकार है। तो दूसरे पार्ट में आप लिखिएगा कि जो परमाणु के बीच का स्थान होता है वह कैसा होता है, गोलाकार होता है। और तीसरे बात से इनको क्या स्पष्ट निकल के आया कि जो किरण बीच से एकदम होकर के गई वह उसी मार्ग में क्या हो गई, वापस लौट गई। तो तीसरी बात में आप यह लिखिएगा कि जो किरणें वापस लौट जा रही हैं उससे आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है, उससे आपका यही निष्कर्ष निकल रहा है कि परमाणु के जो बीच का भाग है वह क्या है, अत्यंत ठोस है, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो तीसरे बात में आप नोट कीजिएगा कि परमाणु के बीच का जो भाग होता है अत्यंत कठोर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या, नाभिक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब जब इतनी बातें हो गई परमाणु के बारे में तो रदरफोर्ड क्या हो गए, इतनी बातें
इसके बारे में जानने के बाद ये चुपचाप सो गए, फिर आगे इसके बारे में अध्ययन करना इन्होंने बंद कर दिया। तो परमाणु के बारे में इतना प्रयोग करने के बाद रदरफोर्ड थोड़ा सा आपके शिथिल हो गए और उसके बाद आपके 3 वैज्ञानिक आए। थोड़ा सा इन्होंने अपने कार्य में क्या किया, ढिलाई कर दिया, थोड़ा सा शिथिल हो गए, जिसके बाद टोटल 3 वैज्ञानिक आए। वे 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे? वे 3 वैज्ञानिक आपके कौन कौन थे? वे 3 वैज्ञानिक आपके थे गोल्डस्टीन। कौन थे आपके? गोल्डस्टीन। 3 वैज्ञानिक में से एक गोल्डस्टीन थे और दूसरा जे थॉमसन थे। दूसरा कौन थे? जे थॉमसन थे। और तीसरा कौन थे? चैडविक थे। तीसरे कौन थे? चैडविक थे। तो इन्होंने क्या किया, इस परमाणु के बारे में धीरे धीरे खोज करना क्या किया, शुरू कर दिया। इन्होंने धीरे धीरे इनके बारे में क्या किया, खोज करना शुरू कर दिया। तो जो गोल्डस्टीन थे ना, इन्होंने देखा कि रदरफोर्ड भाई साहब ने यह बताया कि इसके बीच में क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा ठोस पाया जाता है जो कि जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। तो ये बताया किसने? गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन ने क्या किया कि इसके बीच का जो भाग था उसको धीरे धीरे खुरचना शुरू कर दिया। उसको जब धीरे धीरे खुरचना शुरू कर दिया तो इन्होंने ये देखा कि इसमें कुछ क्या है, धनावेश हैं। इस नाभिक के अंदर क्या है, कुछ धनावेश हैं, जिन धनावेशों को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, P+ के नाम से जानते हैं। जिन धनावेशों को हम क्या कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, P+ के नाम से जानते हैं। वो आपके गोल्डस्टीन के बाद आए चैडविक, और चैडविक ने भी क्या किया कि इस परमाणु नाभिक को खुरचना शुरू कर दिया। और इन्होंने अपने प्रयोगों और परीक्षणों से यह देखा कि जो गोल्डस्टीन भाई साहब ने खुरच करके प्राप्त किया था, कुछ इसमें से ऐसे भी हैं जो कि इनके गुणों से मिलते जुलते नहीं हैं, जिन पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो कुछ पार्टिकल्स इसमें ऐसे भी हैं जो कि प्रोटॉन से अलग हैं। उन्हें क्या नाम दिया गया? उन्हें नाम दिया गया न्यूट्रॉन। उन्हें नाम क्या दिया गया? न्यूट्रॉन। और अब आते हैं थॉमसन भाई साहब। तो थॉमसन भाई साहब ने यह देखा कि कुछ किरणें इसमें भी क्या हो गई, विचलित हो गई अपने रास्ते से। कुछ किरणें इसमें भी क्या हो गई, विचलित हो गई। कैसे? जैसे देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पर हमेशा होता है माइनस चार्ज। तो ये किरणें जो गामा किरणें थी ना, यह हमेशा क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक है, तो प्लस और माइनस के बीच में पाया जाता है आकर्षण। और जब किरणें एक दूसरे के प्रति, इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षित हुई, तो इनका भी पथ थोड़ा मोड़ा क्या हो गया, चेंज हो गया। और जिससे किसकी खोज हो गई? जिससे खोज हो गई किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किया थॉमसन ने, लेकिन इलेक्ट्रॉन को नाम दिया किसने? इलेक्ट्रॉन को नाम दिया किसने? रदरफोर्ड ने नाम दिया। इसलिए इलेक्ट्रॉन के नाम देने का श्रेय आपको आता है रदरफोर्ड को। और इसका जो आपका तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज आपके किसने की? जे थॉमसन भाई साहब ने की। अब एक बात इसमें और आती है कि जो आपका ये प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का खोज तो गोल्डस्टीन ने किया, लेकिन गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को प्रोटॉन नाम नहीं दे पाया। इन्होंने इसको नाम नहीं दे पाया। ये प्रोटॉन की खोज करने के बाद इतने खुश हो गए कि खुशी के मारे अपना प्रयोग परीक्षण करना ही बंद कर दिया। और ये तो बोल दिए कि भाई हमने भी प्रोटॉन का खोज कर लिया, हम भी क्या बन गए, हम भी वैज्ञानिक बन गए। और इसी खुशी में इन्होंने क्या किया, इसी खुशी में इन्होंने इसका नाम देना भूल गया। तो इसका नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने। तो प्रोटॉन का जब जिक्र आएगा तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया, और प्रोटॉन को नाम किसने दिया? प्रोटॉन तो रदरफोर्ड ने दिया। अब इसका एक आपका आता है सूत्र। सूत्र क्या है? ईंट पर नाच। ईंट पर क्या आता है? नाच। अब यह आपका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक से क्या हुआ? ईंट फार, ई फार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। ट फार होता है टॉमसन। टॉमसन या थॉमसन, भाई ट का अंग्रेजी टी भी होता है और त भी होता है। तो आपका ई फार आपका हो गया इलेक्ट्रॉन, ट फार हो गया थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन भाई साहब ने की, जे थॉमसन ने की। और पर फार, पी फार आपका होता है प्रोटॉन, र फार होता है रदरफोर्ड। तो देखिए, इसमें थोड़ा सी बातें आप याद रखेंगे कि जो आपके पी फार आपके प्रोटॉन, र फार रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन का नाम दिया रदरफोर्ड ने और खोज किसने की? गोल्डस्टीन
गोल्डस्टीन भाई साहब ने की। तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, और प्रोटॉन का नाम किसने दिया? रदरफोर्ड ने नाम दिया। अब अगला है आपका नाच। तो ना फार आपका एन, और एन फार आपका हो जाएगा न्यूट्रॉन, च फार आपका हो जाएगा चैडविक। तो आपका न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक भाई साहब ने की। तो यहां पर जाकर के पूरे परमाणु के बारे में हमें जाकर के क्या हो गया? पता चल पाया। परमाणु के बारे में क्या हुआ? जाके पता चल पाया कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं, बल्कि परमाणु एक विभाज्य कण है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन चीजें पाई जाती हैं। और अब देखिए, अगर इसके नाभिक की अगर हम बात करें, तो नाभिक का जो आपका साइज होता है ना, नाभिक का साइज आपका होता है 10 के पावर -10 मीटर, सॉरी -15 मीटर। यहां भी 15 मैंने बता दिया क्या? ये आपका 10 टू पावर -10 होगा। जो परमाणु का साइज होता है, जो परमाणु का आपका साइज होगा 10 टू पावर -10 मीटर के बराबर होगा। यानी 1 मीटर का वह भाग जिसके नीचे हम 1 लिख करके उसके आगे कितने जीरो लगा दें? उसके आगे 10 जीरो लगा दें, और यानी कि 1 मीटर का कोई टुकड़ा ले लें और उसको इतना भागों में क्या कर दें? बांट दें। तो उसका एक टुकड़ा जो होगा परमाणु के बराबर होगा, परमाणु के आपके एटम के बराबर होगा। और अगर हम 1 मीटर का टुकड़ा लें और उसको इतने भागों में क्या कर दें? डिवाइड कर दें, तो वह आपके किसका टुकड़ा होगा? वह आपके क्या होगा? नाभिक का टुकड़ा होगा। तो नाभिक का साइज आपका होता है 10 टू पावर -15, और परमाणु का साइज होता है आपका 10 टू पावर -10, और 10 टू पावर -10 को हम एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। एंगस्ट्रॉम भी एक क्या है? दूरी का मात्रक है। तो 10 टू पावर -10 मीटर के बराबर होता है किसका? परमाणु का साइज। और परमाणु नाभिक का साइज होता है आपका 10 टू पावर -15 मीटर। तो इतनी बातें आप परमाणु के बारे में बिल्कुल से याद रखेंगे कि परमाणु एक सूक्ष्मतम इकाई है, जो कि पहले माना जाता था, जो कि अविभाज्य कण है। परमाणु सूक्ष्मतम इकाई तो है, इसका सबसे छोटा भाग तो है, लेकिन परमाणु अविभाज्य है, इसकी मान्यता पहले थी। लेकिन बाद में जब रदरफोर्ड भाई साहब ने अपना प्रयोग किया, तो उसके प्रयोग से साबित हो गया कि इसके यह अविभाज्य कण नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इनकी स्थिति क्या होती है कि इसके अंदर पाया जाता है परमाणु नाभिक, और परमाणु नाभिक के अंदर आपका होता है P+ और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर होते हैं, और इसके बाहर चारों ओर पाई जाती हैं वृत्ताकार कक्षाएं, और उसी वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इतनी बातें आप बिल्कुल से याद रखेंगे कि जो कोई पूछे आपसे प्रोटॉन कहां पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में। न्यूट्रॉन कहां पाया जाता है? परमाणु के नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है? तो आप बताएंगे कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आपका होता है ऋणावेश, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? तो प्रोटॉन पे आपका होता है धनावेश। और कोई आपसे पूछे न्यूट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? तो न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। इसका आवेश कितना होता है? 0। यानी कि यह आवेश रहित होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो स्क्रीन पर आ रहा है हमारा WhatsApp नंबर, वहां आप मैसेज कीजिएगा, वहां से आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। हालांकि PDF कोई जरूरी नहीं है कि आप ले ही लें। PDF आपको आप नहीं भी PDF लेते हैं तो भी जो चीजें बताई जा रही हैं स्क्रीन पर बकायदा आएंगी। आप नोट्स कॉपी लेकर के बैठिए और आप नोट्स में नोट करते जाइए, और जो चीजें आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो चीजें आपको लगे कि हाँ ये चीज हमें याद रखनी चाहिए, तो उस चीज को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार जो कमेंट बॉक्स में आप कर देंगे चीजों को, आपके दिमाग में वे चीजें फिट हो जाएंगी कि हाँ सर के कमेंट बॉक्स में हमने वो चीज कमेंट करके लिखी थी, वह चीज हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप जाएगी। तो कमेंट बॉक्स का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें, वीडियो को पॉज करें और कमेंट जरूर करें। एक कमेंट करके जरूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। आगे चलते हैं, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक। तो बच्चों, हमने परमाणु के बारे में समझ लिया, उसके आंतरिक संरचना के बारे में भली भांति समझ ली। अब देखिए थोड़ा सा इसमें और एक बात हम देख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन पर हमने बताया कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। तो प्रोटॉन को P+ से, इलेक्ट्रॉन को E- से प्रदर्शित करते हैं, और न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूट्रॉन को हम केवल N से ही प्रदर्शित करते हैं। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन के वेट की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है ना, इलेक्ट्रॉन का भार होता है आपका 9.1 × 10⁻31 kg।
10 टू पावर -31 केजी होता है किसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यानी इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वह इतना होता है। और अगर हम प्रोटॉन के भार की बात करें तो प्रोटॉन का भार जो होता है वह होता है 1.6721 इंटू 10 टू पावर -27 केजी। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान अगर आपसे कोई पूछे तो आप कितना बताएंगे कि 1.6721 इंटू 10 टू पावर -27 केजी इंटू 10 टू पावर -27 केजी। और यदि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान की बात की जाए तो 1.6648 इंटू 10 टू पावर -27 केजी होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, इतना होता है। छोटा सा प्रश्न है, कभी कभी परीक्षाओं में आपके पूछता है, और जानकारी के लिए ये चीज आपको याद रखनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज और इसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 टू पावर -31 केजी, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, इसका द्रव्यमान 6.6721 इंटू 10 टू पावर -27 केजी। और एन का यानी न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन को पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए इसको नॉर्मल एन से केवल प्रदर्शित करते हैं, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 1.6648 इंटू 10 टू पावर -27 केजी के बराबर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सबसे पहले मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं। आप एक कटोरी में क्या लीजिए, गर्म दूध, एक कटोरी में क्या लीजिए, गर्म दूध लीजिए, और एक कटोरी में गर्म दूध लीजिए, और इसमें क्या लीजिए, इसमें आप ले लीजिए एक छोटा सा नींबू का टुकड़ा, एक छोटा सा क्या ले लीजिए, नींबू का टुकड़ा ले लीजिए। यह क्या है, आपका नींबू है, छोटा सा नींबू का टुकड़ा लीजिए, और इस गर्म दूध में नींबू को क्या कर दीजिए, नींबू के थोड़ी सी बूंद उसमें क्या कर दीजिए, गर्म दूध में मिला दीजिए। तो आप कुल मिलाकर के देखेंगे कि वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, वह किसमें परिवर्तित हो जाता है, दही में परिवर्तित हो जाता है। दूध क्या होता है, फट जाता है। अब यह क्रिया क्या होती है, इसके मध्य दूध और नींबू जब आपस में मिलता है तो दूध में क्या होता है, अम्ल होता है, और नींबू क्या होता है, अम्ल होता है, और दूध लगभग क्षारीय होता है। दूध क्या होता है, लगभग क्षारीय होता है। और अम्ल और क्षार जब आपस में मिलते हैं तो उनके अंदर होती है क्या, उनके अंदर होती है क्या, रासायनिक क्रिया या रासायनिक अभिक्रिया होती है। और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है, दही का निर्माण होता है। कथा का सार यह है कि हमने क्या किया कि गर्म दूध और नींबू की क्या कराई, रासायनिक क्रिया कराई, नींबू की क्या कराई, उसमें अभिक्रिया कराई, और इनके मध्य अभिक्रिया होने के पश्चात हमें क्या बना, दही बना। क्या बना, हमें दही बना। तो दही जो होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाएगा। जब नींबू और दूध की आपस में अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हमें क्या उत्पाद में क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ आपका दही प्राप्त हुआ। हमें क्या प्राप्त हुआ, दही प्राप्त हुआ, जिसके किसके फलस्वरूप, रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप। अब अगर हम जितना दूध और नींबू का क्या लिए थे, द्रव्यमान लिए थे, दूध और नींबू का जो जितना द्रव्यमान था, नींबू के रस और दूध का जितना वेट था, ठीक उतना ही वेट हमें किसमें देखने को मिलता है, उतना ही द्रव्यमान हमें किसमें देखने को मिलता है, दही में देखने को मिलता है। यानी दोनों के द्रव्यमान आपस में क्या है, दोनों के द्रव्यमान आपस में है बराबर। दोनों के द्रव्यमान आपस में क्या है, बराबर। यानी कि किसी भी पदार्थ को अगर बनाया जाता है तो उसका द्रव्यमान कुल क्या होता है, द्रव्यमान कुल क्या होता है, संरक्षित रहता है। यानी कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को किसी भी प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। यहां द्रव्यमान को हमने अपने से तो उत्पन्न किया नहीं, क्योंकि नींबू का जितना द्रव्यमान था और गर्म दूध का जितना द्रव्यमान था, दोनों का द्रव्यमान मिलाकर के जितना हुआ, ठीक उतना ही द्रव्यमान की क्या बनी, आपकी दही बनी। यानी कि अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। इसे ही हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको आप एक लाइन में याद कर सकते हैं कि द्रव्यमान को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। यही कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और यदि इसकी बात की जाए कि इसका प्रतिपादन किसने किया, तो इसका प्रतिपादन किया लवाइजे भाई साहब ने। इसका प्रतिपादन किसने किया, लवाइजे भाई साहब ने किया। एक नंबर में कभी कभी यह भी आ जाता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया, तो लवाइजे ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या किया, प्रतिपादन किया। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप दीपावली में मोमबत्ती
जलाते हैं तो इसके बीच में होता है धागा और इसके बीच में होता है मोम। तो आखिर जलने के पश्चात इसका बीच का धागा और मोम का क्या हुआ होगा? तो अगर इसमें से हम देखें तो इसमें से निकलती है प्रकाश ऊर्जा। तो उस प्रकाश ऊर्जा का तो कोई द्रव्यमान होता नहीं है, क्योंकि प्रकाश का तो कोई द्रव्यमान नहीं है, लेकिन इसमें से पर्याप्त गैसें निकलती हैं। इसमें से गैस भी होती है, जब रस्सी जलती है तो इसमें कार्बन गैस निकलती है जो कि, और इसमें ऑक्सीजन वगैरह भी रहता है। तो अगर उस गैस का द्रव्यमान और इसके पिघले हुए मोम का द्रव्यमान दोनों को मिला दिया जाए तो जितना मोमबत्ती का वेट होगा उतना ही ठीक सेम वेट इसका भी होगा, ठीक उतना ही सेम इसका भी होगा। यानी कि इसके भी बीच जब यह जला, जब इसको उष्मा दी गई, ताप दिया गया, तो इसके भी बीच क्या हो गई? रासायनिक अभिक्रिया हो गई। और इसमें भी रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात ये देखा गया कि अभिक्रिया होने के पहले जितना द्रव्यमान था ठीक उतना ही द्रव्यमान अभिक्रिया होने के बाद, उत्पाद बनने के बाद भी उतना ही द्रव्यमान है। तो यानी कि द्रव्यमान को न तो हम कहीं से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसे क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। द्रव्यमान बस क्या होता है? एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है, लेकिन उसको नष्ट या उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यही आपका है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आपको देसी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें प्यारा सा कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।